नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपका बड़ा भाई जेल की सलाखों के पीछे बंद हो। वह हर दिन इस उम्मीद में जी रहा हो कि एक दिन सच सामने आएगा और उसे इंसाफ मिलेगा। लेकिन उसी दौरान उसे एक ऐसी खबर मिले जो उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दे। खबर यह कि उसका छोटा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। सोचिए, उस पल उस इंसान पर क्या बीती होगी। बिहार की राजधानी पटना से शुरू हुई यह कहानी सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है। यह कहानी है आरोपों, दुश्मनी, डर, प्रतिस्पर्धा और उन सवालों की जिनका जवाब आज भी हर कोई तलाश रहा है। एक तरफ कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा थी, दूसरी तरफ एक ऐसा विवाद जिसने धीरे धीरे इतना बड़ा रूप ले लिया कि मामला पुलिस, जेल और फिर एक रहस्यमयी मौत तक पहुंच गया। जब लोग सुबह उठे तो सोशल मीडिया पर एक नाम तेजी से वायरल हो रहा था, प्रिंस यादव। कुछ लोग उसे एक आरोपी के रूप में देख रहे थे, कुछ लोग उसे एक युवा लड़के के रूप में जिसकी जिंदगी अचानक खत्म हो गई। लेकिन लगभग हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर नेपाल के एक होटल के कमरे में ऐसा क्या हुआ कि एक स्वस्थ युवक की मौत हो गई? क्या यह सिर्फ एक हादसा था? क्या यह किसी गलत फैसले का नतीजा था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा था जिसे अभी तक कोई नहीं जानता? कहानी को और रहस्यमयी बनाती है एक और बात। मौत से कुछ दिन पहले ही उसका नाम एक बड़े विवाद में सामने आया था। एक एफआईआर दर्ज हुई थी, आरोप गंभीर थे, पुलिस सक्रिय हो चुकी थी, माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था और फिर अचानक वह भारत छोड़कर नेपाल पहुंच गया। लेकिन नेपाल पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद सब कुछ खत्म हो गया। एक होटल का कमरा, कुछ दोस्त, देर रात की घटनाएं, अस्पताल पहुंचाने की जल्दबाजी और फिर मौत की खबर। जब यह सूचना परिवार तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि परिवार को शुरुआत में यह खबर किसी अधिकारी ने नहीं दी। उन्हें इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली। उधर बड़ा भाई पहले से जेल में था, इधर छोटे भाई की मौत की खबर पूरे परिवार पर पहाड़ बनकर टूट पड़ी। जितनी तेजी से यह खबर फैली, उतनी ही तेजी से सवाल भी उठने लगे। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि आखिर एक युवा लड़का जो कुछ दिन पहले तक सामान्य जीवन जी रहा था, अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में कैसे मर गया। नेपाल पुलिस जांच में जुट गई, पटना में भी हलचल बढ़ गई और सोशल मीडिया पर तरह तरह की कहानियां सामने आने लगीं। लेकिन सच क्या था? क्या यह कोचिंग जगत की प्रतिद्वंद्विता का खतरनाक अंजाम था? क्या किसी ने बदला लिया, या फिर कहानी कुछ और ही थी? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमें घटनाओं की शुरुआत तक लौटना होगा, उस रात तक जब पटना में हुई एक घटना ने आने वाले दिनों की पूरी कहानी की दिशा बदल दी थी। और यहीं से शुरू होती है इस रहस्यमयी केस की असली कहानी। इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत उस घटना से होती है जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। यह घटना थी पटना के मुसल्लाहपुर हाट इलाके में स्थित एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान पर हुआ हमला। 2 जून 2026 की रात सामान्य नहीं थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद इलाके की ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं। कोचिंग संस्थानों में भी गतिविधियां कम हो रही थीं। लेकिन इसी दौरान अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बताया गया कि देर रात लगभग 15 से 20 युवक कोचिंग परिसर के बाहर पहुंचे। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड को निशाना बनाया गया। आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की खबर फैलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह सिर्फ एक साधारण झगड़ा नहीं माना गया। मामला सीधे उस कोचिंग संस्थान से जुड़ा था जिसके संचालक खान सर यानी फैजल खान देश भर में जाने जाते हैं। इसलिए घटना ने तुरंत लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। एफआईआर में कुछ नाम शामिल किए गए। इन्हीं नामों में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद और उनके छोटे भाई प्रिंस यादव का नाम भी बताया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला और गंभीर हो गया। पुलिस जांच शुरू हो चुकी थी। आरोपों और जवाबी आरोपों का दौर भी शुरू हो गया था। सोशल मीडिया पर समर्थकों और विरोधियों के बीच बहस तेज हो गई। इसी बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया। परिवार और स्थानीय सूत्रों के अनुसार एफआईआर के बाद प्रिंस यादव अपने कुछ साथियों के साथ नेपाल चला गया। कहा जाता है कि उसके साथ 6 से 7 दोस्त भी थे। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह यात्रा उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा साबित होगी। दिन बीतते गए। पटना में पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। रोशन आनंद कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस नेपाल में था। फिर आई 13 जून 2026 की रात। नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे मामले को और रहस्यमयी बना दिया। खबर थी कि प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। यह समाचार बिजली की तरह फैला। जो लोग कुछ दिन पहले तक उसे एक विवादित मामले के आरोपी के रूप में देख रहे थे, अब वही लोग उसकी मौत के पीछे की वजह जानना चाहते थे।
सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मौत की खबर आने के बाद सवालों की संख्या जवाबों से कहीं ज्यादा थी। आखिर होटल के कमरे में क्या हुआ था? उसके साथ मौजूद लोग कौन थे? उसकी तबीयत अचानक क्यों बिगड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह वास्तव में एक सामान्य मौत थी या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए अब हमें प्रिंस यादव की जिंदगी, उसके परिवार और उन परिस्थितियों को समझना होगा जिन्होंने उसे इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार बना दिया। प्रिंस यादव की मौत ने जितने सवाल खड़े किए, उनके जवाब तलाशने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर वह था कौन और उसकी जिंदगी किन परिस्थितियों से होकर गुजर रही थी। प्रिंस यादव बिहार के सहरसा जिले का रहने वाला था। परिवार के लोगों के अनुसार वह मिलनसार स्वभाव का युवक था। रिश्तेदारों और परिचितों का कहना था कि वह लोगों के बीच रहना पसंद करता था और सामाजिक गतिविधियों में भी रुचि रखता था। अपने बड़े भाई रोशन आनंद के साथ वह कोचिंग व्यवसाय से जुड़े कामों में सक्रिय रहता था। दोनों भाइयों की पहचान शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कोचिंग की दुनिया केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रह गई थी। अब यह प्रतिस्पर्धा, प्रचार और सोशल मीडिया की ताकत से भी संचालित होने लगी थी। आज के दौर में किसी कोचिंग संस्थान की पहचान सिर्फ उसके रिजल्ट से नहीं बनती। उसके वीडियो, उसकी ऑनलाइन मौजूदगी, छात्रों की राय और इंटरनेट पर बनने वाली छवि भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो चुकी है। ऐसे माहौल में छोटी सी बहस भी कभी कभी बड़े विवाद का रूप ले लेती है। इसी बदलती दुनिया का हिस्सा था प्रिंस यादव। उसकी गतिविधियां भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई देती थीं। दोस्तों के साथ तस्वीरें, यात्राओं की जानकारी और सोशल मीडिया पर मौजूदगी, ये सब आज के युवाओं की सामान्य जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन कई बार यही डिजिटल मौजूदगी अनजाने में किसी व्यक्ति को जोखिम में भी डाल सकती है। विशेषज्ञ लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि मोबाइल फोन, लोकेशन सर्विस और सोशल मीडिया पोस्ट किसी व्यक्ति की गतिविधियों का पूरा नक्शा तैयार कर सकते हैं। आप कहां हैं, किसके साथ हैं और क्या कर रहे हैं, इनमें से बहुत सी जानकारी इंटरनेट पर दर्ज होती रहती है। प्रिंस यादव के मामले में भी लोगों ने यही सवाल उठाना शुरू कर दिया। जब उसके नेपाल में होने की जानकारी सामने आई, तब कई लोगों ने चर्चा की कि क्या उसकी लोकेशन किसी को पहले से पता थी? क्या सोशल मीडिया या डिजिटल गतिविधियों के जरिए उसकी मौजूदगी का पता लगाया जा सकता था? या फिर यह केवल संयोग था कि वह जिस जगह गया वहीं उसकी जिंदगी खत्म हो गई? इन सवालों का उस समय कोई स्पष्ट जवाब नहीं था, लेकिन एक बात तय थी, उसकी मौत के बाद उसकी डिजिटल मौजूदगी भी जांच का हिस्सा बन चुकी थी। पुलिस और जांच एजेंसियां अक्सर ऐसे मामलों में मोबाइल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, ऑनलाइन गतिविधियां और लोकेशन हिस्ट्री की जांच करती हैं ताकि घटनाओं की सही कड़ी जोड़ी जा सके। उधर परिवार अपने बेटे को याद कर रहा था। उनके लिए वह किसी विवाद का नाम नहीं था। वह घर का सदस्य था, एक बेटा था, एक भाई था। लेकिन अब वही युवक एक ऐसे रहस्य के केंद्र में था जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही थी। लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे, सोशल मीडिया पर तरह तरह की थ्योरी सामने आ रही थी और हर गुजरते दिन के साथ मामला और उलझता जा रहा था। लेकिन असली दर्द उन लोगों के हिस्से में आया था जो उसके सबसे करीब थे, क्योंकि मौत की खबर आने के बाद केवल एक युवक नहीं गया था, बल्कि एक पूरे परिवार की खुशियां बिखर गई थीं। और आगे जो हुआ उसने इस दुख को और भी गहरा कर दिया। प्रिंस यादव की मौत की खबर ने केवल एक परिवार का सदस्य नहीं छीना, बल्कि पूरे घर की खुशियां एक झटके में छीन ली। जिस परिवार में कुछ ही दिनों बाद शहनाइयां बजने वाली थीं, वहां अचानक मातम छा गया। घर के लोग अभी तक यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। कुछ दिन पहले तक सब कुछ सामान्य था। परिवार भविष्य की तैयारियों में व्यस्त था। रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। लेकिन एक फोन कॉल और सोशल मीडिया पर फैली खबरों ने सब कुछ बदल दिया। सबसे दर्दनाक स्थिति रोशन आनंद की थी। एक तरफ वह पहले से कानूनी मामले के कारण जेल में बंद थे, दूसरी तरफ उन्हें अपने छोटे भाई की मौत की खबर मिली। जिस भाई के साथ उन्होंने वर्षों तक काम किया, योजनाएं बनाई और भविष्य के सपने देखे, वह अचानक इस दुनिया से चला गया। परिवार के लिए यह सदमा किसी तूफान से कम नहीं था। मामले को और भावुक बनाने वाली बात यह थी कि परिवार में एक बड़ी खुशी आने वाली थी। घर की बेटी की शादी 29 जून 2026 को तय थी। शादी की तैयारियां चल रही थीं। घर में उत्साह का माहौल था। लेकिन प्रिंस की मौत के बाद पूरा कार्यक्रम प्रभावित हो गया। जिस घर में शादी के गीत सुनाई देने थे, वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रिंस के चाचा मनोज सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। उनके अनुसार प्रिंस पूरी तरह स्वस्थ था और उसे किसी गंभीर बीमारी की जानकारी नहीं थी। यही बात परिवार के संदेह को और बढ़ा रही थी। उधर नेपाल में जांच तेजी से आगे बढ़ रही थी। जानकारी के अनुसार जिस होटल में प्रिंस ठहरा हुआ था, वहां उसके साथ कई अन्य लोग भी मौजूद थे।
पुलिस ने उन साथियों से पूछताछ शुरू की। घटना के समय कौन कमरे में था, किसने क्या देखा, आखिरी बार प्रिंस ने किससे बात की और उसकी तबीयत अचानक कैसे बिगड़ी, इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जाने लगे। इसी दौरान कुछ ऐसी जानकारियां सामने आईं जिन्होंने लोगों की चिंता और बढ़ा दी। बताया गया कि प्रिंस के शरीर पर चोट के निशान होने की चर्चा थी। विशेष रूप से आंख के आसपास चोट का जिक्र किया गया। साथ ही यह भी कहा जाने लगा कि मौत के पीछे किसी जहरीले पदार्थ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि उस समय तक कोई आधिकारिक निष्कर्ष सामने नहीं आया था, लेकिन जनता के बीच सवालों का सिलसिला तेज हो चुका था। अगर वह स्वस्थ था तो अचानक उसकी हालत क्यों बिगड़ी? अगर यह केवल मेडिकल इमरजेंसी थी तो चोट के निशान कहां से आए? और यदि किसी तरह का अपराध हुआ था तो उसके पीछे कौन हो सकता था? इन सवालों के जवाब अभी जांच के दायरे में थे, लेकिन एक बात साफ थी, यह मामला अब साधारण नहीं रह गया था। एक भाई जेल में था, दूसरा भाई मृत घोषित किया जा चुका था और पूरा परिवार इंसाफ और सच्चाई के इंतजार में टूटता जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। आखिर उस रात विराटनगर के होटल के कमरे में ऐसा क्या हुआ था जिसने एक युवा जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया? अब तक जो तथ्य सामने आए थे उन्होंने लोगों के मन में बेचैनी पैदा कर दी थी, लेकिन इस मामले को समझने के लिए उस रात की घटनाओं को जोड़ना जरूरी था। वह रात जिसने प्रिंस यादव की जिंदगी का आखिरी अध्याय लिख दिया। 13 जून 2026 की देर रात नेपाल के विराटनगर शहर का माहौल सामान्य था। सड़कें धीरे धीरे शांत हो रही थीं। होटलों में ठहरे लोग अपने कमरों में लौट चुके थे। इन्हीं कमरों में से एक कमरे में प्रिंस यादव भी अपने कुछ साथियों के साथ मौजूद था। उस समय वहां वास्तव में क्या हुआ, इसका पूरा सच अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जांच में सामने आई शुरुआती जानकारियों के आधार पर घटनाओं की एक संभावित तस्वीर बनाई जा सकती है। बताया गया कि रात के दौरान अचानक प्रिंस की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले यह एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या जैसी लगी, लेकिन कुछ ही समय में उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि साथ मौजूद लोगों को घबराहट होने लगी। कमरे के भीतर आखिर क्या हुआ था, यह अभी भी जांच का विषय है। क्या उसे अचानक कोई मेडिकल समस्या हुई? क्या उसने किसी ऐसी चीज का सेवन किया जिससे उसकी हालत खराब हुई? या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसके साथ मौजूद लोग पूरी जानकारी नहीं दे रहे? ये सवाल लगातार उठ रहे थे। जब हालत ज्यादा बिगड़ी तो उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसकी मौत की पुष्टि कर दी गई। यहीं से यह मामला एक सामान्य मौत से आगे बढ़कर एक रहस्य बन गया, क्योंकि मौत के बाद सामने आई कुछ जानकारियों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसकी आंख के पास चोट का निशान होने की चर्चा सामने आई। साथ ही शरीर में किसी जहरीले पदार्थ की संभावना को लेकर भी सवाल उठने लगे। हालांकि उस समय तक किसी आधिकारिक रिपोर्ट ने इन बातों की पुष्टि नहीं की थी, लेकिन इन्हीं चर्चाओं ने पूरे मामले को और अधिक संदिग्ध बना दिया। लोगों के मन में एक और सवाल पैदा हुआ, आखिर प्रिंस नेपाल गया ही क्यों था? क्या वह सिर्फ कानूनी विवाद और बढ़ते तनाव से दूर रहना चाहता था? क्या उसे किसी संभावित खतरे का डर था? या फिर यह केवल संयोग था कि विवाद के कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई? जैसे जैसे लोग इन सवालों पर चर्चा कर रहे थे, वैसे वैसे नई नई आशंकाएं भी जन्म लेने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि शायद वह गलत समय पर गलत जगह पहुंच गया था। कुछ लोग इसे किसी बड़ी साजिश से जोड़कर देखने लगे। वहीं कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि बिना जांच पूरी हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, उस होटल के कमरे में जो कुछ भी हुआ उसने सिर्फ एक परिवार नहीं तोड़ा, बल्कि पूरे मामले की दिशा बदल दी। अब यह केवल कोचिंग जगत के विवाद की कहानी नहीं रह गई थी, यह एक ऐसी मौत की जांच बन चुकी थी जिसके हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो रहे थे। और अब सभी की निगाहें जांच एजेंसियों पर थीं, क्योंकि आगे का सच केवल सबूत ही बता सकते थे। प्रिंस यादव की मौत के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी जांच एजेंसियों के कंधों पर आ गई थी। अब यह केवल एक युवक की मौत का मामला नहीं था, बल्कि ऐसा केस बन चुका था जिस पर बिहार से लेकर नेपाल तक लोगों की नजरें टिकी हुई थीं। घटना सामने आते ही नेपाल पुलिस हरकत में आ गई। होटल के रिकॉर्ड खंगाले जाने लगे, वहां मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की गई। यह जानने की कोशिश शुरू हुई कि प्रिंस आखिरी बार किस हालत में देखा गया था और उसकी तबीयत बिगड़ने से पहले क्या क्या हुआ था। जांचकर्ताओं का सबसे पहला ध्यान उन लोगों पर गया जो घटना के समय उसके साथ मौजूद थे। जानकारी के अनुसार प्रिंस के साथ नेपाल गए कुछ साथियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि यदि प्रिंस की तबीयत अचानक बिगड़ी थी तो उसके पीछे की वजह क्या थी। हर व्यक्ति से अलग अलग पूछताछ की गई ताकि बयानों में किसी प्रकार का विरोधाभास सामने आ सके। पुलिस यह भी समझना चाहती थी कि घटना से पहले कमरे में क्या गतिविधियां हुई थीं, किसने क्या देखा था और आखिरी बार प्रिंस ने किससे बातचीत की थी।
इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार शुरू हो गया। ऐसे मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वही यह स्पष्ट करती है कि मौत के पीछे प्राकृतिक कारण थे, किसी बाहरी चोट की भूमिका थी या फिर किसी अन्य कारण की जांच की आवश्यकता है। उधर भारत में भी इस मामले पर लगातार नजर रखी जा रही थी। पटना में पहले से चल रहे विवाद और एफआईआर के कारण यह मामला पहले ही संवेदनशील बन चुका था, इसलिए भारतीय एजेंसियां भी घटनाक्रम पर ध्यान बनाए हुए थीं। दोनों देशों की जांच प्रक्रियाओं के बीच समन्वय की चर्चा होने लगी, लेकिन जांच का रास्ता आसान नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती थी कि घटना दूसरे देश में हुई थी। जब कोई मामला सीमा पार होता है तो सबूत जुटाने और विभिन्न एजेंसियों के बीच जानकारी साझा करने की प्रक्रिया अधिक जटिल हो जाती है। दूसरी चुनौती डिजिटल सबूतों से जुड़ी थी। आज के समय में मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड, मैसेज, लोकेशन डेटा और इंटरनेट गतिविधियां किसी भी जांच का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन इन सबूतों को सुरक्षित रखना, उनका विश्लेषण करना और उन्हें कानूनी रूप से प्रमाणित करना आसान काम नहीं होता। इसके अलावा यह मामला पहले से चल रहे कोचिंग विवाद से भी जुड़ा हुआ था, इसलिए हर नई जानकारी के साथ अफवाहों का बाजार भी गर्म हो रहा था। सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे थे, जिससे जांच एजेंसियों पर दबाव और बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कदम उठाए गए। विवाद के केंद्र में रहे कोचिंग संस्थान के आसपास अतिरिक्त सतर्कता बरती जाने लगी, ताकि किसी भी प्रकार की नई तनावपूर्ण स्थिति को रोका जा सके। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब भी अनुत्तरित था। क्या यह केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण मौत थी, या फिर इस कहानी के पीछे कोई ऐसा सच छिपा था जो अभी तक सामने नहीं आया? जांच आगे बढ़ रही थी, लेकिन जितनी गहराई से अधिकारी इस मामले में उतर रहे थे, उतना ही यह रहस्य और उलझता जा रहा था। और अब समय आ गया था उन पहलुओं को समझने का जो इस पूरी कहानी को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करते हैं। जांच अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन इस मामले ने केवल कानूनी सवाल ही नहीं उठाए, इसने समाज, मानसिक दबाव और डिजिटल दुनिया के खतरों पर भी गंभीर चर्चा शुरू कर दी। जब लोग इस घटना को ध्यान से देखने लगे तो उन्हें महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का मामला नहीं है। इसके पीछे ऐसी कई परतें हैं जो आज के समय की एक बड़ी सच्चाई को सामने लाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक दबाव की। पिछले कुछ वर्षों में कोचिंग संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी है। हर संस्थान अधिक छात्रों को जोड़ना चाहता है। हर संस्था अपनी पहचान मजबूत करना चाहती है। इस दौड़ में प्रचार, प्रतिष्ठा और प्रभाव का महत्व बहुत बढ़ गया है। ऐसे माहौल में जब किसी विवाद की शुरुआत होती है तो वह केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं रहती। धीरे धीरे उससे जुड़े समर्थक, कर्मचारी, छात्र और परिचित भी भावनात्मक रूप से प्रभावित होने लगते हैं। कई बार छोटी शुरुआत वाले विवाद समय के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी में बदल जाते हैं कि लोग सही और गलत का संतुलन खो बैठते हैं। यही कारण है कि इस मामले को देखने वाले कई विशेषज्ञों ने मानसिक और सामाजिक दबाव को भी एक महत्वपूर्ण पहलू माना। लेकिन इस कहानी की दूसरी और शायद सबसे खतरनाक परत डिजिटल दुनिया से जुड़ी हुई है। आज एक स्मार्टफोन किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड बन चुका है। आप कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या पोस्ट करते हैं, किस जगह की तस्वीर साझा करते हैं, इन सभी जानकारियों के माध्यम से किसी व्यक्ति की गतिविधियों का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी वजह से इस घटना के बाद लोगों ने डिजिटल प्राइवेसी को लेकर भी चर्चा शुरू कर दी। क्या सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा जानकारी साझा करना सुरक्षित है? क्या हर यात्रा, हर लोकेशन और हर गतिविधि को सार्वजनिक करना समझदारी है? इन सवालों का जवाब शायद इस घटना से जुड़े तथ्यों में छिपा हो या शायद नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले ने हजारों लोगों को अपनी ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अब बात करते हैं उन मोड़ों की जिन्होंने इस केस को और रहस्यमयी बना दिया। प्रिंस यादव की मौत के बाद कई प्रतिक्रियाएं सामने आईं। जहां एक तरफ लोगों ने दुख व्यक्त किया, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग दावे भी किए जाने लगे। खान सर ने सार्वजनिक रूप से शोक व्यक्त किया और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए और जो भी तथ्य हों वे जांच के माध्यम से स्पष्ट होने चाहिए। दूसरी ओर रोशन आनंद और उनके समर्थकों की तरफ से यह सवाल उठाया गया कि कहीं पूरी घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। उन्होंने कई परिस्थितियों पर संदेह जताया और निष्पक्ष जांच की आवश्यकता दोहराई। यहीं से इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। अब चर्चा केवल मौत की नहीं थी। अब सवाल यह था कि क्या कहानी में कोई तीसरा पक्ष भी मौजूद है? क्या यह केवल संयोगों की श्रृंखला है, या फिर अभी भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिल सकते हैं। लेकिन एक बात निश्चित थी, सच्चाई चाहे जो भी हो, इस घटना ने कई परिवारों और अनगिनत लोगों को गहराई से प्रभावित किया था। और अब बचा था सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, वर्तमान स्थिति। अब तक सामने आई सच्चाई और वह सबक जो इस पूरी कहानी से हमें सीखना चाहिए।
कई दिनों तक चली चर्चाओं, आरोपों, सवालों और जांच के बीच एक बात बार बार सामने आती रही। सच्चाई तक पहुंचने में समय लग सकता है, लेकिन हर परिवार को उसके जवाब मिलने चाहिए। प्रिंस यादव की मौत ने केवल एक कानूनी मामला नहीं बनाया, इस घटना ने कई जिंदगियों की दिशा बदल दी। एक परिवार जिसने अपने भविष्य के लिए सपने देखे थे, वह अचानक शोक में डूब गया। एक भाई जेल में था, दूसरा अब इस दुनिया में नहीं था। रिश्तेदार, दोस्त और परिचित आज भी उस रात के बारे में सोचते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार नेपाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना से जुड़े सभी तथ्यों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पोस्टमार्टम और अन्य जांच प्रक्रियाओं के आधार पर ही अधिकारियों द्वारा अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचा जाएगा। प्रिंस यादव का शव परिवार को सौंप दिया गया और अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। लेकिन अंतिम संस्कार के साथ सवालों का अंत नहीं हुआ। जिन लोगों ने उसे करीब से जाना था, वे अब भी यह जानना चाहते हैं कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। क्या यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी? क्या इसके पीछे किसी प्रकार की आपराधिक साजिश थी, या फिर सच्चाई इन दोनों संभावनाओं से बिल्कुल अलग है? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएंगे। लेकिन इस पूरी कहानी से कुछ महत्वपूर्ण सीख जरूर निकलती है। पहली सीख यह कि प्रतिस्पर्धा चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसे दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। जब विवाद व्यक्तिगत टकराव का रूप ले लेते हैं, तब उसका असर केवल संबंधित लोगों पर नहीं पड़ता, परिवार, दोस्त और निर्दोष लोग भी उसकी कीमत चुकाते हैं। दूसरी सीख डिजिटल दुनिया से जुड़ी है। आज हम अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इंटरनेट पर जीते हैं। हम अपनी यात्राएं साझा करते हैं, अपनी लोकेशन बताते हैं, अपनी गतिविधियां दुनिया के सामने रखते हैं। लेकिन कई बार यही जानकारी गलत लोगों तक भी पहुंच सकती है। इसलिए डिजिटल सतर्कता अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुकी है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि किसी भी मामले में जांच पूरी होने से पहले निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। अफवाहें अक्सर सच से ज्यादा तेजी से फैलती हैं, लेकिन न्याय केवल तथ्यों और सबूतों के आधार पर ही संभव है। आज भी इस केस से जुड़े कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि जांच एजेंसियां क्या निष्कर्ष निकालती हैं और आखिर उस रात का सच क्या था। लेकिन एक बात तय है, एक युवा जिंदगी खत्म हो चुकी है, एक परिवार हमेशा के लिए बदल चुका है। और यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी कुछ फैसले, कुछ विवाद और कुछ घटनाएं ऐसी श्रृंखला शुरू कर देते हैं जिनका अंत कोई नहीं सोचता। जब तक सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आती, यह मामला एक रहस्य बना रहेगा। और शायद यही इस कहानी का सबसे भयावह हिस्सा है कि कई बार सवाल हमारे पास होते हैं लेकिन जवाब नहीं। यही थी प्रिंस यादव और पटना के चर्चित कोचिंग विवाद से जुड़ी वह कहानी जिसने हजारों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सच्चाई जो भी हो, उम्मीद यही है कि न्याय होगा और हर सवाल का जवाब एक दिन जरूर मिलेगा।